वंदे मातरम। बंधुओं, अभी जो बिचौलियों का आंदोलन चल रहा है, जिसे कुछ लोग किसानों का भी आंदोलन कर रहे हैं, ये वैसे तो किसानों का अपमान है इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन कहना, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनको जो ठीक लग रहा है वो कह रहे हैं। फिलहाल हम इसको किसानों का आंदोलन नहीं कहते, क्योंकि किसान हम भी हैं। अब खेती नहीं करते अलग बात है, लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो एक कृषक परिवार से ही है, और किसान ऐसे नहीं होते, ये हमें पता है। वास्तव में अगर हम कहें कि ये जो आंदोलन है, ऑल्दो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि केजरीवाल जी इस आंदोलन के पीछे हैं या ये जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है इसके पीछे है, लेकिन जो जीवन दर्शन है वो केजरीवाल जी का ही नजर आ रहा है। क्योंकि किसानों की जो मांग है वास्तव में वो, अगर हम अभी उस पे उसकी वैधानिकता और इस आंदोलन की वैधानिकता पे चर्चा करेंगे कुछ तथ्यों के प्रकाश में, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और बड़ी बड़ी बातें इसके पक्ष में कर रहे हैं। चूंकि हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ, जो जानकारी, सीमित जानकारी जो हमारे पास है उसके आधार पे इसकी विवेचना हम जरूर करना चाहेंगे। और केजरीवाल जी का जीवन दर्शन इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि केजरीवाल जी जो सत्ता में आए थे, या ये कहें सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने जो कहानियां बनाई थी, उसमें एक कहानी मजबूत लोकपाल की भी थी। बाद में वो जब मुख्यमंत्री बने तो बात हुई कि भाई, लोगों ने कहा कि भाई बनाओ लोकपाल। अब उन्होंने, भाई लोकपाल तो बस उनका एक कहते हैं कि एक यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया था लोगों को कि करप्शन फ्री कैसे हो सकता है, तो उसके लिए एक यूटोपिया सेट किया था कि भाई ठीक है, बेवकूफ बनाने का एक तंत्र था जो लोगों को उन्होंने सपने दिखाए। अब उसमें उन्होंने लोकपाल का जो मसौदा तैयार किया, अब दिल्ली के लोकपाल के अंदर में कौन कौन आएगा, उसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो दिल्ली के का जो एक कहते हैं कि जो अगर हम कहें कि जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर आता ही नहीं है, उसको उन्होंने लोकपाल के मसौदे में शामिल कर लिया। चूंकि दिल्ली पुलिस को शामिल करने से ही उस पर इतना, भाई चूंकि दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो एक दिल्ली पुलिस को शामिल करने से ही वो रद्दी सिद्ध हो गया। अदरवाइज उनका आगे तो वो प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नाम उसमें डाल देते कि वो भी जो है दिल्ली के लोकपाल के अंतर्गत आएंगे। बहरहाल, अभी जो किसानों की मांग है, अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना। संवैधानिक अधिकार बिल्कुल है, आर्टिकल 19 जो है ये अधिकार देता है, लेकिन यहां पे लोग अधिकारों की तो मांग का बात करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ सारे अधिकार जो मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट राइट्स है। जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। बाकी जो अधिकार दिए गए हैं उस पर लगाम लगाई गई है, एक्सेप्शन, अपवाद निश्चित किए गए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का आंदोलन करने लगेंगे, तलवारबाजी करने लगेंगे सड़क पे आके। तो आर्टिकल 19 जो कहता है उसके एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन तो यह है जो कहता है कि नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हम कर सकते। यानी कि किसी भी आंदोलन से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात सामने आती है, असुरक्षा की बात, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसा आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। और इस आंदोलन को देख के अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि असुरक्षा है या नहीं है। दूसरा, सोशल और पब्लिक ऑर्डर। अब जिस तरह से ये लोग साधन सवारी, ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटर लेके आ रहे हैं, क्या दिल्ली में लोग नहीं रहते? उनको ऑफिस, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है? अगर ये लोग इस तरह से जैसे पिछली बार आके टेंट लगा के सड़क पे बस गए थे, अगर बस जाते हैं
तो ये बताए कि यहां की जनता के बारे में क्या, एनसीआर में क्या लोग नहीं रहते? तो सोशल ऑर्डर या जो कहते हैं कि एक पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, डिसरप्शन होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरा का पूरा तंत्र हिल जाएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उनका स्कूल जाना बाधित होगा। और केवल जो है ये कि ये कुछ चंद बिचौलिए किसानों का भेष धर के और आके जो है गांव में कहते हैं कि अरे सियरा हुआ है, रंग बदल ले बा। ये सारे के सारे ढेर सारे अरविंद केजरीवाल हैं, ये सब रंग बदल बदल के आके खड़े हैं। उसके बाद हम बात करें तो डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी तो आप वहां जो आसपास के गांव वाले हैं उनसे आप जाके पूछें। पिछली बार तो स्थिति ये हो गई थी कि बीच में जो गांव वाले पड़ते हैं वही मार के भगा रहे थे। और मोरालिटी भी आपने पिछली बार देखा कि एक व्यक्ति को इन्होंने इतना इनह्यूमन तरीके से मारा, कुछ निहंगों पे उसके लिए केस भी चल रहा है, उसको लटका के जैसे बकरे को काटा जाता है वैसे उसको काट दिया। ये इनकी मोरालिटी है। दूसरा है दूसरी बात या एक और इसमें इंसाइटमेंट फॉर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, किसी को भड़काना। बिल्कुल भड़काया जा रहा है। इधर से ये टिकैत जैसे नेता है जो भड़काने का ही काम करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इन आधारों पे सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। अभी तो भाई ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो बात कर ही क्यों रहे हैं? भाई गुंडे मवालियों से कैसे डील करती है सरकार? जैसे उनसे डील करती है, इनसे डील करने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्या सारे किसान पंजाब में ही हैं? अगर इसी तरह से किसानों का जत्था अगर दिल्ली आता रहा तो फिर कौन सी सरकार ऐसी है कि जो उनको रोक पाएगी? और आप ये कैसे निश्चित कर पाएंगे कि ये आदत नहीं बन जाएगी? आदत बनी गई है। पिछली बार जैसे आए थे आज दूसरी बार आ रहे हैं। मांगे इनकी कितनी जायज हैं अब ये देख लीजिए। अब इनकी कितनी मांगे हैं, वो सारी मांगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे ध्यान में आ रही है, एक मांग इनकी है कि किसानों को पेंशन दिया जाए। भाई पहली चीज तो क्यों दिया जाए? ये एक शब्द बड़ा इस समय प्रचलन में है जो खोज के लाया गया, अन्नदाता। काहे का अन्नदाता भाई? जो टैक्स पेयर है, यहां रह रहा है, टैक्स दे रहा है, उस टैक्स के पैसे से सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सरकारी अस्पताल बन रहा है, तो उनको कहा जाए कि सड़क दाता, हॉस्पिटल दाता। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? भाई एग्रीकल्चर पे तो टैक्स है नहीं, तो जाहिर सी बात है किसान तो दे नहीं रहे, टैक्स पेयर के पैसे से ही बन रहा है ना। जिन लोगों को तंग करने ये यहां के बैठे हुए हैं कि दिल्ली में चलेंगे, वहां लोगों को काम नहीं करने देंगे, तो ऐसे लोगों के टैक्स से सड़कें बनी है, हॉस्पिटल बनी है, इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है, तो हम क्या कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दाता भाई इनका काम है टैक्स देना कि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनका काम है अन्न उपजाना जिससे लोगों का भरण पोषण हो, सब लोग अपना काम करें। इसमें अन्नदाता और माई बाप कहां से आ गया? तो ये सबसे नॉनसेंसिकल जो वर्ड है वो ये है, इस समय अक्वाइन किया गया है। ये मीडिया ने इंटेंशनली सरकार के अगेंस्ट एक कहते हैं कि एक वर्ड क्वाइन किया है कि ये बस एक शब्द में आप जो है व्यवस्था को हिलाने का काम करें। तो अब पेंशन की जो बात है, पेंशन क्यों भाई? सरकार क्यों पेंशन दे और किसको दे? मैं अभी किसान हूं, कभी खेत में जाके नहीं खड़ा हुआ, और एक भाई, और ऐसा नहीं एक छोटा मोटा किसान नहीं हूं, ठीक ठाक किसान हूं, जमीन है हमारे पास, कभी मैं जाके खेती नहीं कराया। मेरे बड़े भाई हैं, वो तो जिधर खेत है उधर गए ही नहीं। मेरी माता जी आज तक बैंक नहीं गई, और वो भी किसान है, हमारे परिवार की सबसे बड़ी किसान है।
तो पेंशन किसको मिलेगा आप बताएं? इसमें से किसको, हमें या हमारे बड़े भाई को या हमारी माता जी को या सबको? और अगर सबको दिया जाए तो आएगा कहां से? इतने पैसे कहां से आएंगे भाई? टैक्स पेयर का पैसा लेके क्या आपको पेंशन दे दिया जाए? दूसरा इनका जो डिमांड है कि कर्ज माफी। आज तक केंद्र सरकार ने कब कर्ज माफी की है भाई? ज्यादातर कर्ज माफी तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से जाके मांग करें, यहां आने की क्या जरूरत है? कर्ज माफी घोड़ा केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे हैं जैसा उनका कहना है, और क्या क्या दे रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। तो जब इतना सारा कुछ फ्री है तो फिर आपके तो खर्चे ही नहीं है। अब रही बात कर्ज माफी की, तो आप जाके केजरीवाल जी से कहिए, वो उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो भगवंत मान जी वैसे ही रंगला पंजाब कर रहे हैं, तो वो माफ कर देंगे। भाई केंद्र सरकार माफ करेगी तो पूरे भारतवर्ष का करेगी ना। इतना फंड कहां से आएगा, किस बैंक से आएगा? उसके बाद इनकी मांग है क्या कि जो केसेस पिछली बार हुए वो हटाए जाए। भाई आपने आदमी का मर्डर कर दिया बॉर्डर पे, लाल किले पे चढ़ के आपने तिरंगा उतार दिया, देशद्रोह है, कैसे वापस ले लिए जाए? क्यों वापस ले लिए जाए? अब बात रही एमएसपी की। वास्तव में स्वामीनाथन जी का जो भी रिकमेंडेशन था और जिसका भी रिकमेंडेशन आज तक आया, हमने पढ़ा नहीं वैसे डिटेल में, हो सकता है हो भी, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लिए सबसे गलत चीज तो यह है कि पूरे देश के लिए एक एमएसपी कैसे संभव है? आपने पूरे देश के लिए कैसे डिसाइड कर लिया कि हर जगह ऑन एन एवरेज कॉस्ट यही आती है प्रोडक्शन की? जितना प्रोडक्शन कॉस्ट गेहूं का पंजाब में है उतना ही आंध्रा में है और उतना ही यूपी में है। ये कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने? कौन सा फॉर्मूला लगाया? इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब मेरा मानना है कि एमएसपी तो स्टेट का, वैसे एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, एमएसपी का हर स्टेट अपना अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करे। और इस तरह से देखा जाए तो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार अपना जो है एमएसपी जो मन करे रखे और खरीदे और बेचे, जो मन करे करे। केंद्र सरकार उसमें क्यों हस्तक्षेप करे? सबसे पहली चीज तो केंद्र सरकार को ये करना अब बंद कर देना चाहिए। कारण मैं बताऊं भाई, देखिए हम जैसे बात करते हैं सीलिंग की, चकबंदी हुई, सीलिंग, लैंड होल्डिंग्स कितनी किसके पास रह सकती है। आज के डेट में 15 एकड़ जमीन अगर किसी के पास पंजाब में है और वही 15 एकड़ जमीन ईस्टर्न यूपी में है और वही 15 एकड़ जमीन आंध्रा में है, अब तीनों किसान की स्थिति देखिए। पंजाब का किसान एसी ट्रैक्टर में बैठ के उसी 15 एकड़ में आराम से खेती करेगा, एसयूवी रखेगा और शान से रहेगा। यूपी का किसान जैसे तैसे जीवन चलेगा उसका, हाँ ठीक है, भोजन पानी चलता रहेगा, वो भी गाड़ी रख सकता है। आंध्रा का किसान 15 एकड़ में भूखों मर जाएगा। हो सकता है उसके 15 एकड़ में एक मुट्ठी अनाज ना होता हो, कहीं वो कंकड़ पत्थर वाली जमीन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो वहां पे लैंड होल्डिंग्स आप जाएंगे 100 एकड़, 200 एकड़, 5000 एकड़, 1000 एकड़ ऐसे भी मिल सकते हैं। कारण भाई उसमें हो सकता है 5% जमीन ही उसका यूज करने लायक हो, बाकी 95% किसी काम का ना हो। इसीलिए सीलिंग पूरे देश में एक बराबर नहीं किया जा सकता है। तो एमएसपी भाई, अगर कोई गेहूं एक इधर जिधर बाढ़ आता है उधर करता हो, वो बेचारे का 3 साल में 2 बार तो बह ही जाता है, अब उसका एमएसपी क्या आप निश्चित करेंगे? बचा ही नहीं जब कुछ। उसको कंपनसेशन भाई, उसका बह गया, कंपनसेशन मिला सरकार की तरफ से। अब पंजाब का किसान कहे हमको भी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? उसी तरह से भाई एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है पंजाब में, यूपी में भी वही प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अरे हम यूपी और पंजाब की बात छोड़िए, हम
एक दो डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, एक कुशीनगर, एक महाराजगंज। महाराजगंज में अगर आप धान लगाते हैं और कुशीनगर में धान लगाते हैं, दोनों के प्रोडक्शन कॉस्ट में कम से जो पर एकड़ जो कॉस्ट आएगी उसमें कम से कम आपको 15 से 20% का डिफरेंस आएगा कॉस्ट में। अब ये बताइए, एमएसपी दोनों को अगर बराबर दिया जाए तो यह अन्याय है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसानों की मांगे हैं उसमें ज्यादातर नाजायज मांगे हैं, उनको मांग से तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ ना कुछ कहना है। वो केजरीवाल का लोकपाल है, अगर जरूरत पड़े तो वो केजरीवाल जब अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उसमें इंक्लूड करने की मांग करने लगेगा कि भाई ये फिर लोग वैसे ही कहेंगे भाई कहीं तो संभव ही नहीं है तो ही छोड़ो। उसी तरह से ये बिचौलिए हैं जो किसान का भेष धर के बैठे हुए हैं और अनाप शनाप कुछ भी मांगे रखे हुए हैं, और इनका आंदोलन किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। संविधान की, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग केवल और केवल पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स के चक्कर में और इनको किसान के रूप में रंग के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अदरवाइज ये आंदोलन किसी भी तरह से न वैधानिक कहा जाएगा और न संवैधानिक कहा जाएगा। बंधुओं, आज हमारा यह विषय यही था और हमने जो तथ्य एकत्र किए और जो विचार आया एक मंथन से, जो एक इवैल्यूएशन के बेसिस पे, वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन यह है कि देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सबको बोलना पड़ता है। हमने बोला क्योंकि देखिए, एक दिन और हमने कहा था कि दिनकर की पंक्तियां बहुत बहुत प्रासंगिक है और हर देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आप तटस्थ नहीं रह सकते। परिस्थितियां जब विपरीत हो तो आपको इधर या उधर, महाभारत के युद्ध में बलराम जैसे चले गए थे तीर्थाटन पे, वो काम आप नहीं कर सकते। जब बात सही और गलत की हो, आपके वर्तमान और भविष्य की हो, तो आप तटस्थ नहीं रह सकते, आपको भी बोलना पड़ेगा। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, आपको अपना पक्ष निश्चित करना पड़ेगा और केवल पक्ष निश्चित नहीं करना पड़ेगा, आप जिस पक्ष में है आपको तर्क देना पड़ेगा कि भाई आप वहां क्यों हैं। तो हमने अपना विचार रखा, आप चिंतन मंथन अपना करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।